followed accounting okay, so accounting standards क्या होते हैं? Generally followed accounting principles and practices होते हैं. Principles and practices क्या होते हैं? हमने ये भी डिस्कस किए थे. जो concepts and conventions हैं उसी को प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है. जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, वो कुछ अजम्पशंस लेके अपन अकाउंटिंग करते हैं. कुछ अजम्पशंस मतलब कुछ मान के चलते हैं. जैसे मैंने एक अजम्पशन हमेशा डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि अजम्पशन क्या होता है कि हम जब भी बिजनेस चालू करते हैं तो हम ये मान के नहीं चलते कि बिजनेस 6 महीने में बंद कर देंगे. हमेशा ये मान के चलते हैं ना कि गोइंग कंसर्न है, मतलब अपना जो बिजनेस है वो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना. तो उस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? कुछ नहीं है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ जनरली फॉलोड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. मतलब जो भी हम जिस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए हम लोग, और कुछ प्रैक्टिस होती है जो हम लोग फॉलो करते हुए चलते हैं. तो पूरा जो कलेक्शन होता है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है. ओके. They help us to ensure a common basis for preparing the financial statements of different organizations. एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन बेसिस प्रिपेयर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके बेसिस पे हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना. ठीक है. ये सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक बेस तैयार होता है, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं. it means that people can understand them more easily and make useful comparison. अभी मैंने कंपैरिजन का एग्जांपल दिया ना आपको कि जब भी कंपैरिजन करना है तो हमारे पास अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं तो इजी हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि अकाउंटिंग किस तरीके से की गई है, और यूजफुल कंपैरिजन के लिए भी वो आसान हो जाता है. मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस. हाँ मैम आ रही है. ठीक है. आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ इसकी, but at the same time you have to take down the slides also, right? So call as many friends as you can because this accounting standards में फिर से repeat नहीं होगा ये क्लास. and accounting standards ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगा और आप लिख पाओगे, क्योंकि ये accounting standards का जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में डाला गया है, बट ये तब टॉपिक आता है जब हम लोग ये सारी चीजें कर चुके होते हैं. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके होते हैं, हम लोग कुछ डिफाइन कर चुके होते हैं, समझ पूरी आ जाती है हमको, अंडरस्टैंडिंग पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तब जाके अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ पाते हैं. अभी आपके सिलेबस में वो बहुत स्टार्टिंग में दिया है, हमने उसको स्टार्टिंग में लिया था, बट अभी ये टाइम है जब हम लोगों ने, जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने के तक, तो उनको ये बात अच्छे से समझ में भी आएगी, और जिन्होंने नहीं भी की है उनको भी मैं स्टार्टिंग से ये चीज समझाने वाली हूँ. तो ये जो आज सेशन होने वाला है ये दोबारा रिपीट नहीं होगा. So call as many friends as you can, 15-20 मिनट्स एटलीस्ट वो समझ ले कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आपको लिखते आएगा इसके बारे में. ओके. सो अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है टीवी का, जिसके यहाँ से भी आ रहा है उसको आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज. ओके. देन अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? दे डेवलप फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कहाँ से डेवलप होती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही डेवलप होती है. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैव डिफरेंट पॉलिसीज इफ द कंसर्न स्टैंडर्ड अलाउज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट. मतलब पॉलिसी होती है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी होती है, राइट? अब पॉलिसीज क्या होती है कि जैसे हम अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करना है हमें, हमको जैसे कुछ शॉप्स होते हैं, आप लोग वहां जाते हो ना, जैसे छोटे मोटे किराने के शॉप्स होते हैं, आप देखते हो वहां पे कुछ लोग तो आपको नकद में ही मतलब कैश में ही ट्रांजैक्शन करने को बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है क्रेडिट में, मतलब उधार पे किया तो चलेगा, कल परसों दे देना या कुछ दिन बाद दे देना. तो हर एक जो बिजनेसमैन है या बिजनेस कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक का अपना एक पॉलिसी रहता है, काम करने का एक तरीका रहता है, ठीक है. लेकिन वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, अगर स्टैंडर्ड्स वो चीज फॉलो करने को दे रहा है तो वो उसके मुताबिक हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने को पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट करनी रहती है. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से ही डेवलप होती है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट होती है.
अब हम लोगों को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना सिर्फ हम लोगों के कंट्री में फॉलो होता है, बट एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बाहर के कंट्रीज से भी है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे अभी कितनी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इंडिया से भी काम कर रही है, बाहर के देशों के साथ भी उनके कस्टमर्स है, सप्लायर्स है। तो एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म किया गया है, कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहा जाता है, ये जो यूएसए में है। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स नामक एक संस्था है जो एआईसीपीए जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उन्होंने भी कुछ यूजफुल मटेरियल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, ठीक है, जो बाहर के हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स जो है वो इंडिया के लिए, अभी तक ये चीजें आई नहीं है, लागू नहीं हुई है अभी। अभी हम लोग जो फॉलो करते हैं इंडिया में, दोज आर स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में क्या स्टैंडर्ड्स किसने दिए अपने को, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था आपको कि आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने हमको ये स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। उनके मुताबिक अपने को स्टैंडर्ड्स मिले हुए। कितने स्टैंडर्ड्स है अपने पास? हमारे पास 32 स्टैंडर्ड्स है, 32। हमारे सिलेबस में केवल 6 स्टैंडर्ड्स है जो हमको पढ़ने हैं, 1 2 3 6 9 10। ठीक है, हमको सिर्फ 6 ही याद रखने हैं और 6 ही पे अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन असल में, असलियत में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं? 6 होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, सो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें से 8 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो था वो निकल चुका है, वो विड्रॉ हो चुका है। इस तरीके से हम लोगों को ये समझना है कि आईसीएआई ने, ये जो संस्था है, इसने अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है। इट हैज बीन सेटअप बाय आईसीएआई, एंड उसके नीचे एक बोर्ड है जो जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इन लोगों ने हम लोगों को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। अब इसमें से 32 में से मैंने जैसे बताया कि 8 नंबर का जो है वो निकल चुका है। अभी लेटेस्ट जो है वो 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी ऑपरेशनल है। मेनी ऑफ दीज हैव बिकम मैंडेटरी फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो सबके लिए कंपलसरी फॉलो करना जरूरी है, सारी संस्थाओं के लिए। Now the accounting standards apply mainly to business or commercial organization, but in some cases they are compulsory for NGOs also. NGO मतलब क्या? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो सोशल वर्क करती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं होता है उनको, सोशल वर्क करते, छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव किसी किसी एनजीओ का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जनरली जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो सोशल वर्क के लिए फॉर्म होती है। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो पर्पस रहता है जिसके लिए वो फॉर्म हुई होती है। ठीक है, जैसे एनिमल्स को प्रोटेक्शन देना, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्शन देना, आदिवासी इसको देखना, ऐसे एनजीओ अलग अलग तरीके की बनते हैं, अलग अलग पर्पस लेकर एनजीओ फॉर्म होती है। तो उनके लिए भी कंपलसरी किया गया है। ठीक है, सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है दे आर एप्लीकेबल फ्रॉम डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स से वो एप्लीकेबल है। It means that a particular standard applies to all financial statements for periods beginning on or after that date. ठीक है, अलग अलग डेट्स से एप्लीकेबल है अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से अपने को फॉलो करने हैं पीरियड को ध्यान में रखते हुए। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई ओनली टू मटेरियल आइटम्स। मैंने कल नहीं, लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि मटेरियल आइटम मतलब क्या होता है। मटेरियल यानी उसका कुछ वैल्यू, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी व्यवहार, उसका जो वैल्यू है वो यदि 1 लाख से ऊपर है तो उसको मटेरियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है, मटेरियल आइटम कहा जाता है। एक तो 1 लाख से ऊपर, या तो जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हुई है, रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेट हुई है, इनकम कमाई है बिजनेस ने, उसका 1% मतलब 1% और मोर अगर है तो उसको मटेरियल कहा जाता है। ये लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या चीजें फॉलो होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई ओनली टू मटेरियल। अगर उसके नीचे की वैल्यू है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको लागू नहीं होता है। ठीक है, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे हम डायरेक्टली जाते हैं। सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा इतना। ठीक है, आपको 3 मार्क्स के लिए अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ ओनली इन पॉइंट फॉर्म। इट इज सफिशिएंट दैट यू राइट इन पॉइंट फॉर्म्स। आपको बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे क्वेश्चन है, ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1,
तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम है, टाइटल है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है हमने डिस्कस की थी। अभी डिस्क्लोजर मतलब उसको किस तरीके से दिखाना है। जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस साल, तो वो सारी हमको डिस्क्लोज करनी पड़ती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तब हम लोगों को अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है कि हमने ये चीजों के लिए ये अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है, अडॉप्ट की है। ठीक है, अब क्या कौन सी चीजों के लिए वो भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आज मैं फिर दोहराऊंगी क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। सो ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज, जितनी भी जरूरी की अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो भी दिखाने की जरूरत है, वो सारी चीजें हम लोगों को डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। यस, गौरी, मानसी, मयूरेश्वर, आदिति, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स? कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ, तो क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स? व्हाट आर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स? रूल्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स रूल्स नहीं होते बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है? कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं हम अकाउंट्स में? क्या सीखा था हमने फाइनल अकाउंट्स में? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में से जो हम बनाते हैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने इस बार यूज की है इस साल, वो सब हम लोगों को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, मतलब दिखाने पड़ते हैं। कहाँ दिखाने पड़ते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सच एज गोइंग कंसर्न, अक्रूअल कंसर्न, ये सब जो कंसर्न है, कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे ना, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में। तो जितने भी एजम्पशन करते हैं हम लोग अकाउंटिंग के आर नॉट फॉलोड, तो डिस्क्लोजर जरूरी है उसका। हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जो हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जरिए हमने देखा था, और बार बार मैं उनको दोहराती भी रहती हूँ कि हम लोगों को कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें से एक एजम्पशन ये करना पड़ता है कि हमारी जो कंपनी है वो जब हम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा चलती रहेगी, उसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है। कंसिस्टेंसी मतलब साल दर साल वही चीजें हम, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये हम लोगों को अगर हमने किसी साल नहीं फॉलो किए हैं तो वो भी हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस मतलब सभी कंपनियों के लिए जरूरी है क्या? ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस के लिए जरूरी है? इंक्लूडिंग सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट, सभी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न कौन सा होता है? जैसे एक जन, जैसे अगर मैंने, प्रिया टेकवानी ने अगर किसी क्लासेस का स्टार्ट किया है, अगर मैंने एक अकेले ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अदिति ने एक अकेले ने बिजनेस स्टार्ट किया, मयूरेश्वर ने स्टार्ट किया, आपने अकेले ने कुछ क्लासेस स्टार्ट किए, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप डिस्क्लोज करो कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट कर रहे हो। पार्टनरशिप फर्म है मतलब दो जन ने मिलकर किया है, पार्टनरशिप में किया है, 3 पार्टनर्स ने साथ में काम
शुरू किया उनके लिए भी जरूरी है, कंपनीज के लिए भी जरूरी है, ट्रस्ट के लिए जरूरी है, एनजीओस के लिए जरूरी है, सबके लिए ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है जरूरी है। अब इसमें आप लोगों को ये लिखना है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियलिटी शुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप लोग अपनाते हो तो आप लोगों को ये तीनों चीजें जो है वो मद्देनजर रखनी है। फर्स्ट है प्रूडेंस, मैंने ये समझाया था, प्रूडेंस मतलब नॉलेज। सुनाई दे रहा है मेरी बात सबको? Yeah. You have to say yes, otherwise I will think that you guys are not there at all listening. So you have to at least acknowledge जो मैं पूछ रही हूँ उसका मुझे थोड़ा सा जवाब दो, नहीं समझ में आ रहा है तो I can repeat again. So prudence is the knowledge, कि आपको उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज है जो चीज आप लोग दिखा रहे हो अकाउंट्स में, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब लीगैलिटी ओवर रियलिटी। तो रियलिटी जो है, जैसे मैंने आपको हायर परचेज का एग्जांपल दिया था इस समय, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझाते समय मैंने आपसे कहा था कि जैसे बजाज फाइनेंस से आप एक टीवी उठा के घर पे लेकर आए, अब वो टीवी इंस्टॉलमेंट पे लाए हो, आपने एक डाउन पेमेंट किया है, एक इनिशियल पेमेंट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल वो टीवी 60,000 की है, ओके 60,000 की टीवी है, आपने 10,000 डाउन पेमेंट करके दिया है और 5 इंस्टॉलमेंट्स है उसके आपके, ठीक है। सो 5 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आप उसके ओनर बनते हो, एक्चुअली लीगैलिटी देखी जाए तो। लेकिन आप 10,000 देने के बाद टीवी तो आपके घर पे आ गई, आप उस टीवी के साथ जो चाहे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप बजाज फाइनेंस वाला आकर देखता है कि आप टीवी कितनी चला रहे हो, उस टीवी को आपने किसी को दे तो नहीं दिया, या आप टीवी कौन कौन देख रहा है, कितना समय उसके साथ, क्या आप कहाँ उसको लगा रहे हो, कौन सी चीजें उसके साथ जोड़ रहे हो, कुछ देखता है क्या आकर कोई बजाज फाइनेंस वाला, या जो भी फाइनेंस कंपनीज होती है जो आपको इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज खरीदने के लिए देती है। तो लीगैलिटी और रियलिटी दोनों में फर्क रहता है। रियलिटी ये है कि आप उसके ओनर बन चुके हो, आपके पास पोजेशन है उस एसेट का जो भी आपने खरीदी है इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन लीगैलिटी क्या है? लीगैलिटी ये है कि जब तक आप उसके पूरे ही पेमेंट नहीं करते हो तब तक वो चीज आपकी अपनी नहीं है, ठीक है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का वो मीनिंग होता है, लीगैलिटी एंड रियलिटी। तो ये जो चीजें हैं आपको ये जो पॉइंट्स जितनी भी मैंने लिखी है ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखनी है अंडर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से आपको समझा के दे रही हूँ ताकि आप लोग ये लिखते समय आपको ध्यान में आए कि क्योंकि ये जो वर्ड्स है जब आप लोग उसको मगअप करोगे तो आप मगअप नहीं कर सकते हो उसको एट दिस लेवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब आप उसको समझोगे, थोड़ा सा समझ के लिखोगे तो आपको जल्दी से वो चीज पॉइंट्स ध्यान में आएगी। So we have to write only these many points, that's all. So prudence, substance over form and materiality. Materiality means मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे जिक्र किया था मटीरियलिटी, जो लास्ट स्लाइड में भी था वो पॉइंट। तो मैंने बताया था कि मटीरियलिटी मींस जिसकी कीमत, किसी ट्रांजैक्शन की कीमत अगर 1 लाख रुपीस के ऊपर है, या फिर जितनी भी रेवेन्यू या इनकम आपने जनरेट की है बिजनेस ने, उसका 1% अगर वो ट्रांजैक्शन है, व्यवहार है 1% या 1% से ऊपर, तो जो भी दोनों में से बड़ा है उसको मटीरियलिटी कहते हैं। तो अगर उतना कीमत का ट्रांजैक्शन या व्यवहार है तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी, ये तीनों चीजें मद्देनजर रख के हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में है। इसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में ये 3 चीजें हमने लिखी है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आखिर क्या होती है, इसको सिलेक्ट करते समय अपन ने क्या किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजों का, 3 पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है। समझ में आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1? Yes? Yes, ma'am. Okay. So that was accounting standard 1.
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस चीज के बारे में है, मुझे पहले आप लोग बताइए. इट इज अबाउट व्हाट? टाइटल क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का? Disclosure डिस्क्लोजर ऑफ of अकाउंटिंग accounting पॉलिसीज. ठीक है, ये policies. समझ में आ गया. आपको सिर्फ एग्जाम में नंबर दिया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. आपको टाइटल भी नहीं दिया जाएगा. आपको टाइटल भी याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओके, अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज किस बेसिस पे हमने तय करनी है, तो वो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन 3 parameters, that is materiality, okay, prudence as well as substance over form. ठीक है, हमने ये 3 चीजें देखी. अभी अकाउंटिंग पॉलिसीज आखिर लगती किस में है, कौन सी एरियाज में लगती है, हमको कब कब काम आती है अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो ये एरियाज है. कब कब हम लोगों को अकाउंटिंग पॉलिसी मेंशन करनी पड़ती है. तो फर्स्ट इज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. ये आपको पॉइंट्स है, ये जो याद रखने हैं आपको कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आकर किस चीज में लगती है, तो इन चीजों में लगती है. मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जब भी हम लोग मैंने डेप्रिसिएशन का मतलब आपको समझाया था कि आप लोग आज अगर मोबाइल लेकर आ रहे हो, कल उसकी वैल्यू सेम रहेगी क्या? आपने 10,000 की आज मोबाइल खरीदी है, ठीक है, आपने ऑनलाइन मंगवाई है 10,000 की मोबाइल. कल अगर आप उसको बेचने जाओगे तो आपको 10,000 के 10,000 कोई देगा? आप भले कितना भी कन्विंस कर लो किसी को कि भाई मेरी मोबाइल 10,000 की है, मुझे आज समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लग रही, तो तू इसको ले ले. आपका बहुत ही अच्छा दोस्त होगा या जो आपके घर के ही मेंबर्स होंगे, तो वो खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद लेंगे क्योंकि उनको फैक्ट पता है. लेकिन अगर आप बाहर उसको बेचने चाहोगे तो आपको 10,000 के 10,000 में कोई लेगा क्या आपसे मोबाइल? मैं सिर्फ एक दिन के फर्क की बात बता रही हूँ कि एक नहीं. दिन बाद नहीं लेगा. ऑब्वियसली क्या बोलेगा वो, 12,000 में दे दो ऐसा बोलेगा? 10,000 की चीज 12,000 में नहीं. देने को बोलेगा या कितने में बोलेगा? ऑब्वियसली 10,000 से कम में मांगेगा वो, 10 से कम. बराबर. तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू जो है वो क्या हुई, डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई. ठीक है, तो जैसे जैसे अभी ये तो ठीक है अपन ने यूज नहीं किया, उसके बावजूद भी उसकी जो वैल्यू है वो कम हुई. क्यों? क्योंकि मार्केट में आए दिन, एवरी डे टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, एवरी डे नई चीजें लॉन्च हो रही है. तो नई टेक्नोलॉजी की वजह से, यूसेज की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से क्या होता है, चीजें जो है वो पुरानी हो जाती है. इसीलिए उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है. डेप्रिशिएट होती है मतलब रिड्यूस होती है, कम होती है. तो ठीक है, तो हर एसेट में हम लोगों को एक मेथड अपनाना पड़ता है डेप्रिसिएशन के लिए. सो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के टाइम पे अपने को अकाउंटिंग पॉलिसी मेंशन करनी पड़ती है. ठीक है, उसमें अलग अलग मेथड रहते हैं, जैसे जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड रहता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रहता है. तो अलग अलग मेथड्स रहते हैं जो अपने को तय करने पड़ते हैं. तो जो भी कंपनी ने मेथड अपनाया है उसको लिखना पड़ता है, मतलब डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमारी कंपनी ने इस साल ये मेथड अपनाया है डेप्रिसिएशन का. ठीक है, तो उसको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं. सेकेंड चीज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. अभी अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कोई चीज आप बांध रहे हो, ठीक है ना, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है. तो ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो उसको आप, मतलब आप उसको कहाँ दिखा रहे हो, कैपिटल में दिखा रहे हो, रेवेन्यू में दिखा रहे हो, किसके हेड के अंदर दिखा रहे हो, तो ये भी अपने को मेंशन करना जरूरी है. फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है. ठीक है, इन्वेंट्री मतलब मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, फिनिश, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रॉ मटेरियल हम लाते हैं उसके बाद प्रोडक्शन में जाता है वो रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल होता है, प्रोडक्शन में जाता है तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और प्रोडक्शन में जाने के बाद प्रोडक्ट तैयार होकर बाहर निकलता है तो उसको फिनिश गुड्स कहते हैं. तो अलग अलग कैटेगरी है. तो उसको वैल्यूएशन कैसे की है, मैंने आपसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था लीफो फीफो के बारे में, कुछ याद है? जो लास्ट सेशन में थे और सुन रहे थे उनको याद होगा कि लीफो एंड फीफो मेथड्स होते हैं. आप लोग स्टैक में भी वो मेथड्स यूज करते हो, लीफो एंड फीफो, राइट? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? तो कौन सा मेथड हमने अपनाया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, वो भी मेंशन करना पड़ता है. तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, अब फॉरेन करेंसी में कोई डील करता है तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप लोगों को पता है ना कि फॉरेन करेंसी की अलग अलग वैल्यू रहती है. जैसे पाउंड होता है यूके का,
ठीक है, यूएस का डॉलर रहता है, राइट, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो होता है, अपने इंडिया में रुपी होता है, पाकिस्तान में रुपया होता है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों को मेंशन करना है कि अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम बाहर की कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो उसका कन्वर्जन या ट्रांसलेशन आपने कैसा किया है, कौन से रेट पे किया है, कौन से मेथड से किया है, तो ये भी अपने को मेंशन करना पड़ता है जो कंपनीज डील करती है फॉरेन कंपनीज के साथ। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना, स्टाफ के रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर ने रिटायर किया है किसी एक पार्टनर ने, तो उसके बेनिफिट्स जो है उसका आपने ट्रीटमेंट कैसे दिया है, आपने कैसे अकाउंटिंग तरीके से कैसे ट्रीट किया है उसको। फिर लाइबिलिटीज जो है, जो लाइबिलिटीज अभी हुई नहीं है, कंटिंजेंट मतलब जो आने वाले दिनों में होने वाला है, जैसे कोई केस चल रहा है आपका, आप उस केस को जीतोगे या हारोगे पता नहीं है, तो आप उसको क्या दिखा रहे हो कि पैसा आने वाला है कि वो एक लाइबिलिटी है जो आपको चुकाना है, तो वो आप कैसे उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसका जो प्रॉफिट मिलेगा उसको आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मतलब किस तरीके से दिखा रहे हो, राइट। तो ये जो चीजें हैं इसके सब पॉइंट्स के बारे में आप क्या करते हो, डिस्क्लोज करते हो। सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मीन्स यू आर डिस्क्लोजिंग ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। ऑल राइट, ये जो Yes, ma'am. टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको समझ के लेना ही पड़ेगा। ऑल्दो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दोज वर्ड्स बिकॉज जैसे मैंने कहा कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो बना चुका होता है उनको ये जो टर्मिनोलॉजी है ये समझ में आती है, तो आप लोगों को एक सिंपल सी भाषा में मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोग याद कर सको उसको। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमने जो भी देखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ये चीजें हैं, जो ये पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद करनी है कि अकाउंटिंग पॉलिसी किसके बेसिस पे बनाना पड़ता है हमें, उसके बाद कहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोगों को यूज करनी है। तो ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट्स है जहाँ पे अपने को अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करनी पड़ती है, ठीक है। So if you remember this accounting standard 1, you will be able to understand about accounting standard 2 also. तो accounting standard 1 dealt with, उसका topic जो था, heading था वो disclosure of accounting policies था, और accounting standard 2 का जो topic है that is valuation of inventories। अब इसका जो valuation मतलब क्या, मतलब जो भी inventories है उसको किस तरीके से आप value कर रहे हो, लीफो पे कर रहे हो, फीफो पे कर रहे हो, राइट। हाउ टू वैल्यू एन अकाउंट फॉर स्टॉक, जैसे मैंने कहा ना इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। अब उसको स्टॉक को हमने इन्वेंट्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल भी आता है, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है और उसमें फिनिश गुड्स भी आते हैं, इसीलिए उसको स्टॉक न कहते हुए हम लोग इन्वेंट्रीज कहते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस बारे में है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। ये कब रिवाइज हुआ है, ये स्टैंडर्ड कब रिवाइज हुआ है, जून 99 में फिर से उसको दोबारा रिवाइज किया गया है। अब ये भी सभी को एप्लीकेबल है, सभी एंटरप्राइजेस को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इसको फॉलो करना है। तो इन्वेंट्रीज कैसे वैल्यू करनी चाहिए, दे शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ, मतलब दोनों में से जो कम है क्या, कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जिस चीज पे आप सेल कर रहे हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आपको जो आप सेल वैल्यू है, आपका सेल वैल्यू है वो, और कॉस्ट दोनों में से जो भी कम है उस पे आपको वैल्यू करना है, उस रेट पे आपको वैल्यू करना है। किस बेसिस पे, फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे या तो वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये दो मेथड्स है जिसपे आपको इन्वेंट्रीज को वैल्यू करना है। ऑल राइट, द स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू, अब किस किस चीज को अप्लाई नहीं होता है ये, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के जो WIP रहता है उसको नहीं अडॉप्ट होता है, हमको नहीं फॉलो करना है। स्टॉक ऑफ ट्रेडर्स इन शेयर मार्केट, इनके लिए भी नहीं है, मतलब कौन से स्टॉक को ये नहीं एप्लीकेबल है ये दिया हुआ है, कौन से को एप्लीकेबल है ये हमने ऊपर कवर किया, कौन से स्टॉक को वो एप्लीकेबल नहीं है ये इतने 3 पॉइंट्स है। सो वर्क इन प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो यूज होते हैं वहां के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टॉक ऑफ ट्रेडर्स इन शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट में स्टॉक होता है उसके लिए भी नहीं है।
इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसके लिए भी नहीं है। जहाँ पे है वो ये ऊपर का पार्ट है, जहाँ पे नहीं है वो ये नीचे का पार्ट है। आ रहा है समझ में? Yes. So accounting standard 1 and accounting standard 2 we have tried to cover today. I have made the recording of this video as well. Okay. ये accounting standard 2 का इतना ही है जो कवर करना है अपने को, ठीक है। सो 1 and 2 हम लोगों को सिर्फ केवल 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने सिलेबस के मुताबिक है। ओके, दे माइट आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बारे में आप लोगों के साथ जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में लिखना है आपको। और यदि आप लोगों को एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और 3 और 6, 9, 10 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अपने को, तो उसमें से कोई एक अगर पूछा जाता है तो उसके बारे में अपने को इतना पैराग्राफ लिखना है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का इतना ही लिखना है आपको। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, I'll be sharing my recording also with you all. Let me try how to send you the recording. तो जो भी recording हुआ है